TSK एकेडमी के समागम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और एक लंबे अंतराल के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ कि जो आप लोग को जो लगातार क्लास होनी चाहिए वो नहीं मैं कर पाया। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जिसके चलते मैं उपस्थित नहीं हो सका, क्योंकि बच्चों के अंदर जो है जब क्लास का कार्य होता है तो कुछ न कुछ भावना दुर्भावना आ जाती है। बहुत सारे हमको सुनने को मिला कि सर तो कहीं साइकिल से भ्रमण कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, शायद हम लोग पर से ध्यान हट गया है। नहीं, पिता कहीं भी हो, माता कहीं भी हो, गुरु कहीं भी हो, वे अपने संतान और शिष्य को कभी भूल नहीं सकते हैं। इसलिए आप सभी के यदि अंदर किसी प्रकार की दुर्भावना हो उसको आने मत दीजिएगा। और मैं जहाँ तक प्रयास करूँगा वहाँ क्लास अकाज नहीं होगा। जहाँ जितना भी मेरे पास है उस सभी को बांटने के लिए आप सभी का प्रयास करूँगा। हाँ, बशर्ते ये चीज़ है कि जब भी क्लास हो तो शांत चित्त होकर उसको ग्रहण करें। यह जिंदगी जो है पहले से स्वरूप इसकी बदल गई है। पहले की जिंदगी में और इसकी जिंदगी में अंतर है। इसलिए आज के परिवेश के अनुसार यदि आप नहीं ढलेंगे, उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो क्या होगा, आगे का जिंदगी आपका संकट में हो जाएगा। तो चलिए हम लोग हिंदी का इतिहास गाथा विकास की कहानी को पढ़ रहे थे कि हमारी हिंदी का विकास कैसे हुआ। उसी के चरण में हम लोग आए हैं। तीसरी पॉइंट जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसको भी 3 खंडों में बांटा गया है। पहला क्या है, प्राचीन हिंदी, इसका क्या है 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, इसको कहते हैं प्राचीन हिंदी। उसके बाद है मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। और आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक जो है जो समझ आया है इसी को आधुनिक हिंदी कहते हैं। बढ़ाइए, आगे बढ़िए। हाँ, तो सबसे जानते हैं यानी हमारी हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ है। पहले संस्कृत का विकास सुना आपने, संस्कृत से प्राकृत का, और प्राकृत से जो है विकास हुआ यही है अपभ्रंश। अभी जाइएगा आप, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग के पास में ही नंदनगढ़ है। क्या आप लोग लौरिया मेला भी है बाबू? याद है, हमको सब ध्यान है। जो चीज ग्रहण करना है करो, बातचीत तो बहुत करनी है। और यही कारण है हमको बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि आप बच्चों का रिजल्ट जो है बड़ा फॉल्स कर रहा है। कम से कम सुन तो लीजिए, बहुत काम आएगा, बात करने के तो बहुत ज्यादा है। आप कभी जाएं, आपको मौका मिले, इस तरह गए भी होंगे तो देखिएगा अशोक के लाड जो है मेला के अंदर, वहां देखिएगा वहां पर कुछ लिखा हुआ है, वह है पाली भाषा। तो संस्कृत के बाद जो भाषा का स्वरूप वाला वह पाली हुआ, और महात्मा बुद्ध उसी पाली भाषा में लोगों को संदेश दिए थे। और देखिएगा वह ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है ना। और हम लोग तो मालूम पड़ेगा वो किच की जाए जो है कटा हुआ है, लेकिन जो पाली भाषा के जानकार होंगे उसको पढ़ सकते हैं। माने बहुत के बाद पढ़ा जा चुका है, लेकिन आज हम लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो यही पाली के बाद अपभ्रंश आया, यानी भाषा की गति नदी की तरह, हवा की तरह, पवन की तरह आगे की ओर बढ़ती रहती है। यही है मानव विकास की तरह भाषा की गति। इसने भी अपने गति को रोका नहीं, उसमें भी विकास होता गया। तो इसी तरह से यहाँ ये जो है प्राकृत से जाकर के ये 7 देख रहे हैं। पहला है सौरसनी अपभ्रंश, दूसरा है पैसाची। देखिए यहाँ बाबू थोड़ा सा आकार छूटा हुआ है, पैसाची हुआ। यह हो गया ब्राचद अपभ्रंश, ये है खास, ये मागधी अपभ्रंश है, ये है अर्ध, थोड़ा सा लिखने में भी हुआ है, इसको अर्ध लिखेंगे, अर्ध मागधी अपभ्रंश। और
महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, यानी इन्हीं अपभ्रंशों से आज हमारे देश में लगभग 22 भाषाओं का संविधान में लिखा है। उसके अलावा और भी कई भाषाएं बोली जाती है जिनका जिक्र नहीं है। तो इसी अपभ्रंश से इन भाषाओं का विकास हुआ है। ये सभी हिंदी के ही अंतर्गत आते हैं, स्वरूप अलग अलग है। जैसे इसको कहते हैं हम बाह, कहते हैं ना, लेके जाइए घर पर, कहते हैं बाबू तने उठे बापन बहिया उठे बक, तो बताइए हिंदी तो हुआ बाह, लेकिन प्रचलन में क्या हो गया बहिया। पैर कहते हैं इसको, अब कहते हैं तेरे पैरवा अपन देखे बक। तो उसी तरह से भाषा का स्वरूप हर जगह कुछ न कुछ परिवर्तित होता रहता है। तो उसी तरह से यह अपभ्रंश जो है सौरसेनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके कौन कौन भाषा का विकास हुआ, तो देखिए ये पश्चिमी हिंदी है, ये राजस्थानी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, इनसे जो है सौरसेनी से इन भाषाओं का विकास हुआ। आप जो है सुरसागर जो पढ़ते हैं हम लोग, सूरदास का लिखा हुआ जो पढ़ते हैं, वो जो है ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा है क्या, यानी ब्रज क्षेत्र जो गोकुला वृंदावन मथुरा का जो आसपास का क्षेत्र है वही ब्रजमंडल कहा जाता है। और वहाँ के लोग, वहाँ पर जो भाषा प्रचलित थी उसी को कहा गया ब्रज भाषा। सूरदास ने जो भी अपना सुरसागर लिखा है, अन्य ग्रंथ लिखा है, उसमें उन्होंने उसी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो ये सबसे ज्यादा जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट अपभ्रंश है। दूसरा है पैसाची। पैसाची देखिए यहाँ पर कार छूटा हुआ है, पैसाची अपभ्रंश, इससे लहदा और पंजाबी भाषा का विकास हुआ। लहदा, इन दो भाषाओं जो आधुनिक भाषा है, आगे बताएंगे, आपके हर चीज को बताएंगे, पहले वहां से तो आने दीजिए। तो ये हो गया लहदा और पंजाबी। यह है तीसरा ब्राचट अपभ्रंश, इनसे किस भाषा का विकास हुआ है, सिंधी। और ये है खास अपभ्रंश, पहाड़ी, कुमायूं, गढ़वाली। ये पहाड़ी जो है, पहाड़ी इलाका में जाइएगा, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ के लोग जो भाषा का प्रयोग करते हैं, यही इन तीन का नाम है। आगे बढ़िए, मागधी अपभ्रंश, इनसे बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, ये जो इन भाषाओं का विकास हुआ इनसे। ये है अर्ध मागधी अपभ्रंश, ये है पूर्वी हिंदी, ये है अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। और ये है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश जो है मराठी। इसके बाद कहे हैं ना कि भाषा में, स्वरूप में, रूप में, उसके बोली में परिवर्तन होता रहता है। हमारे शब्दांश जब देश आजाद हुआ, आजादी के बाद यानी जिस हिंदी का व्यापक क्षेत्र में, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है, जहाँ पर हिंदी का जो लोगों में ज़्यादा प्रचलित थी, वही उसी को संविधान में उसका स्थान दिया गया। हिंदी का कहा जाता है खड़ी बोली, माने वह न अवधी है न ब्रजभाषा है, शुद्ध हिंदी है, जो वर्तमान समय में उसका स्वरूप आया है ना। यानी खड़ी बोली का अर्थ है कि उनसे जिसको अधिक से अधिक लोग समझते हैं। ब्रजभाषा का हो गया कि भाई ब्रजभाषा का कुछ ऐसे शब्द हम लोग नहीं समझेंगे। अवधिक क्षेत्र में यानी अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों में जो मिला अवधि कहलाया, वह भी कुछ अलग हो गई। लेकिन खड़ी बोली के लोग बोलने वाले जो आम जन की भाषा थी, इसी को जो है संविधान में अपनाया गया है और इसी को खड़ी भाषा के नाम से, खड़ी हिंदी के नाम से जानते हैं। तो लिखा गया है जो खड़ी हिंदी जो है, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ना, उसी को हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा की क्या है, मान्यता है, यानी उनका स्थान दिया गया है। और उसी के अनुसार जो है देश के व्यापक क्षेत्रों में बोली जाती है। अब ये भी जानिए, यानी पूरे विश्व में बात कहते हैं, अगर जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो पूरा विश्व में हिंदी का तीसरा स्थान है। पहला जो है अंग्रेजी का स्थान है, यानी अंग्रेजी बोलने वाले लिखने वाले का संख्या जो है और व्यापक क्षेत्रों में है। क्यों? जानते हैं कि अंग्रेज बड़े होशियार थे, उन्होंने कई देशों पर अपना उपनिवेश कायम किया। अभी बताइए, अगर भी सब भारत में नहीं आया होता तो हम लोग अंग्रेजी पढ़ते नहीं। वो अंग्रेजी वो आकर के 200 वर्षों तक शासन किया और वह हमारी संस्कृति में रहकर
क्योंकि उसकी कल्चर आया, उसके साथ उसकी भाषा आई, हम लोग उस तरह से रम गए कि हिंदी अंग्रेजी को हम छोड़ नहीं पाए। आज भी यही दशा है। आज भी हम किसी भी तरह से आने वाले पीढ़ी भी है अंग्रेजी भाषा को छोड़ नहीं सकते। उसी तरह से विश्व के कई देशों पर उनका उपनिवेश कायम रहा है और जहां गए अंग्रेजी भाषा ले गए। इसलिए आज विश्व में प्रथम स्थान अंग्रेजी भाषा का है, जो पूरे विश्व में अधिक जनमानस में और अधिक क्षेत्रों में, व्यापक क्षेत्रों में बोली जाती है। दूसरा है चाइना, चाइनीज। जानते हैं कि भाई चाइनीज आबादी भी जाता है, हालांकि अंग्रेजी के बाद उसका स्थान है, उससे बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। तीसरा स्थान आपको हिंदी को प्राप्त है, यानी आज भी आबादी के दृष्टि से, बोलने वालों के संख्या की दृष्टि से 60 करोड़ आबादी, 60 करोड़ के लगभग जनसंख्या जो है आज हमारे हिंदी का प्रयोग करती है। अभी जाइए हमारे देश में जो अधिकांश राज्य हैं, उन अधिकांश राज्यों में जो है हिंदी का प्रचलन है। उठा लीजिए, आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश बगल में, यूपी से के बाद कौन है, आपको उत्तराखंड है, उत्तरांचल भी बोलता है, उत्तराखंड भी बोलता है कि नहीं। उसके बाद चले आइए बिहार आ जाइए, उसके बाद हरियाणा आ जाइए, उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। इन सारे राज्यों में आज का हिंदी का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। इनका संपर्क क्षेत्र भी जो है, जैसे पंजाबी को ले लीजिए, पंजाबी में पूरा पंजाब में केवल पंजाबी नहीं बोल जाता है, अभी भी पंजाबी क्षेत्र में जो है हिंदी बोलने वालों की भी संख्या ज्यादा है। इसलिए जब हमारा देश आजाद हुआ तो जानते हैं कि भाषा विचार के माध्यम का एक साधन होता है, और जिस भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा लोग करते हैं उसके देश की एकता बढ़ती है, समाज में समरसता बढ़ती है। और यही कारण है कि हमारे नेताओं ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी का स्थान दिया। हालांकि अन्य लोगों ने विरोध किया कि जो मान लीजिए मराठी बोलने वाले थे, उड़िया बोलने वाले थे, मलयालम बोलने वाले थे, उन्होंने कहा हमारी भाषा क्यों नहीं, तो उसके स्थान पर अंग्रेजी को रखा गया कि जो लोग हिंदी नहीं समझते हैं वो अंग्रेजी में के माध्यम से अपनी बात को रख सके। आज भी है, हमारे ऑफिशियल काम में भी अंग्रेजी का प्रयोग आज भी होता है। तो यही आज हमारी हिंदी की स्थिति और बोली जाती है, यही स्थिति है, तीसरा स्थान है। और जितनी हमारी सरकार, जितने हमारे कवि लेखक जितने ज्यादा प्रयास करेंगे, उसी तरह से अंग्रेजी की तरह हिंदी का भी विकास बड़े पैमाने पर विश्व में हो सकती है। लेकिन है कब, जब हम मेहनत करेंगे तब। क्योंकि जानते हैं कि बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता। कभी यही भारत है कि भारत का कोई महत्व नहीं था, नेहरू के समय में वही अमेरिका, वही रसिया, ये कोई स्थान नहीं देता था। आज भारत का नाम हर क्षेत्र में लिया जा रहा है। भारत अगर कहीं नहीं जा, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मामला में भारत से राय ली जा रही है, समय की बात है, समय बदल जाता है। और जानते हैं कि आज भी उसी आदमी की पूजा होती है जिसके पास सामर्थ्य होता है, जिसके पास बल होता है। और सामर्थ्य बल नहीं हो, साधन नहीं हो, तो दुनिया में कौन पूछती है। इसलिए बाबू, भारत को यदि विकास करना है, भारत की समृद्धि देखना है, तो उसकी विकास के लिए हम लोग को यहाँ की जनता के विकास की जरूरी है। और जब यहाँ की आबादी ज्यादा तकनीकी ज्ञान होगा, आज विश्व में तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है। आज केवल पढ़ना साक्षर से नहीं, तकनीकी ज्ञान, किसी प्रकार का तकनीकी ज्ञान हो, सही दिशा से कोई होगा, डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, जो भी हो, आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, कोई भी अध्ययन करे, सच्चे ढंग से करे और सच्चे ढंग से जाकर विश्व के किसी भी कोना में जाकर अपना रोजगार, अपना व्यवसाय कर सकते हैं। और जब करेंगे तो भारत का भी नाम का रोशन होगा। बताइए, आज हर क्षेत्र में आज पुरुष ही नहीं, महिलाओं को भी योगदान है। आज 50% जो है योगदान महिलाओं का है। कोई ऐसी क्षेत्र नहीं है कि इसमें महिला का योगदान नहीं है। महिला जो है फ्लाइंग जो है, बताइए, लड़ाकू विमान उड़ा रही है, कौन ऐसा क्षेत्र। इसलिए पुरुष के साथ साथ महिलाओं का, क्योंकि किसी भी देश के विकास में, समाज के विकास में, परिवार के विकास में ये दो जिंदगी के दो अभिन्न अंग हैं। एक की बिना एक की कल्पना नहीं की जा सकते हैं। जब दोनों मिलेंगे, दोनों होगा, तभी भी किसी देश का विकास होगा। बस यहीं पर लो। हाँ, तो अपभ्रंश से आया तो हिंदी भाषा का यात्रा। अभी जानते हैं कि अगर हमको
बेतिया जाना हो तो पहले कहाँ जाएंगे? घर से परसौनी जाएंगे ना, और वहां से बेतिया जाना है तो बेतिया जाने वाले बस पर चढ़ेंगे कि बगहा जाने वाले? बेतिया जाने वाले। और वहां से चढ़ेंगे तो अब हम लोग इंग्लिशिया होते हुए लौरिया होते हुए कहाँ पहुंचेंगे? बेतिया। उसी तरह से भाषा, भाषा की भी अपनी गति रही है। और देखिए अपनी तमाम स्वरूपों को बदलते हुए 1000 ईस्वी के लगभग हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं के स्थान पर इनका भी स्वरूप में विकास होता आया है और उसका अस्तित्व आ चुकी है। हिंदी के निम्नलिखित रूप प्रचलित है। देखिए बोला जाता है पश्चिमी हिंदी, देख रहे हैं ना, इसके अंतर्गत आता है ब्रजभाषा, बताया ना ब्रज क्षेत्र है, कनौजी, बुंदेली, यही खड़ी बोली, यानी खड़ी बोली का हिंदी जो है ये आसान है और इसका शब्द भी आसान है, इसको कम पढ़ा लिखा आदमी भी आसानी से समझ सकता है, इसीलिए खड़ी बोली के हिंदी को हमारे संविधान में अपनाया गया। अभी देखिए एक कहते हैं पैर, तो पैर तो जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी समझ जाएगा। अगर कह जाए बाबू तनी अपना पाद दल बातन सही करे ना तो क्यों करे पाद कौन हो, होगा कि नहीं? जबकि पाद का अर्थ होता है पैर, तो पाद जो हो गया तत्सम हो गया, कठिन कठिन हिंदी हो गया, अब पैर जो हो गया साधारण हो गया। तो पैर को समझने वाले ज्यादा मिलेंगे, अब पाद को समझने वाले कोई नहीं। आज ना तो कितना लोगों को गलत अर्थ निकाली कि बाप रे बाप मास्टर साहब वही का कहो तो हो दादा, नहीं होगा। देखिए शब्द का बात कहने में भी एक ही शब्द का कई गो अर्थ होता है। अब ले लीजिए एगो लाइन का ले लीजिए, या लाइनी क्या हो ऐ बच्चा क्या इस तरह क्यों खड़ा है, लाइन में खड़ा हो जाओ, इसका अर्थ हो गया कतार, हुआ ना? बाप रे बाप पोसौगे से लाइन में खेला एक अर्थ का हो जाई बिजली। बताओ लाइन एक के साथ तो एक हो गई कतार आ एक हो गई बिजली। क्या रे यार वाह बड़ा लाइन मारा तारे, लियो देखा लो बर्थ मैंने झूठ बात बा, तो एक ही शब्द एक ही अर्थ देखिए बाबू, शब्द खराब नहीं होता है, आपकी आदमी की समझ खराब होती है, जैसा हम समझेंगे वैसा ही होगा। इसलिए प्रयोग करने पर भी यदि कहीं पर कोई गाली हम लोग चावल का छोटा छोटा जो कण होता है उसको खुद ही कहते हैं, और चले जाइए पंजाब में अगर खुद ही कह दे तो मार का गुड़ तोड़ देगा, क्योंकि उसकी भाषा में रहती है। तो देखिए यही है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में क्या है? ब्रज भाषा, कनौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांग्रो, राजा। यहाँ आइए पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, वाकई नहीं? तो आज हिंदी के यही सारी स्वरूप जो है आपको यहाँ प्रचलित है। मैंने इसलिए रखा ताकि हमारी हिंदी का विकास किस तरह हुआ, कैसे हुआ, आप जान सके। कोई भी कंपटीशन जो आवे तो आपको समझने में कोई देरी ना हो, ये भी जानते हैं। आपको ये भी जानकारी मिल गई कि हमारे संविधान में जो है खड़ी बोली की हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है उन्हीं को स्थान दिया गया है, राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त है। अब इसके बाद हम लोग व्याकरण पर ध्यान देंगे। क्लास आज नहीं होगा, चाहे 30 मिनट लो। हाँ तो देखिए यहाँ तो मैंने ग्राफ बनाया है कि हिंदी का विकास यात्रा कैसे, तो ध्यान दीजिए। जैसे मान लो परसौनी पर बस पर चढ़ेंगे तो परसौनी के बाद बस कहाँ रोकेगी? धर्मकता, और धर्मकता के बाद इंग्लिशिया होते हुए लौरिया, लौरिया से शनिचरी, और तो कहाँ जाएगी? बेतिया, हुआ ना? हाँ अब देखिए यही यानी प्राचीन यही से हमारी यात्रा शुरू होती है संस्कृत से, और संस्कृत के से बाद क्या हुआ? पाली, और पाली के बाद प्राकृत, और उसके रूप में जो परिवर्तन हुआ वहां से हो गया अपभ्रंश, और उसके बाद अवहट, और उसके बाद प्राचीन हिंदी, और आज हिंदी। बस यही इनकी विकास यात्रा है, और इसी के साथ मैं आज समाप्त करता हूं। और इसके बाद
हिंदी व्याकरण में हम लोग स्थान देंगे, ताकि 100 नंबर में आपको 50 गो लगभग 50, 55, 60 व्याकरण से दे रहा है, किसी कंपटीशन में दे रहा है, ताकि आप अच्छी तरह से याद कर सकें।